नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं जेपी नड्डा के बार बार बिहार आने की वजह क्या है और कल जिस उद्देश्य से वो बिहार आए थे उस उद्देश्य के पीछे राजनीति क्या थी। बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बात देखा जा रहा है कि जब से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है और पार्लियामेंट चुनाव से अभी तक आप देखें तो केंद्र के स्तर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नड्डा देश के तमाम राज्यों के चुनावी सभा को भी जोड़ लीजिए तो उससे कहीं ज़्यादा वो बिहार आए हैं लगातार। और लगातार बिहार आए ही नहीं हैं, 2-2 दिन तक बिहार हो रहे हैं। तो आखिर बिहार से उनके लगाव की वजह क्या है? पुराने उस दौर को याद करने के लिए आते हैं जिस दौर में यहाँ ये स्टूडेंट थे, या इस दौर में इनका कॉलेज लाइफ पूरा बिहार में गुजरा है उस वजह से आते हैं, या फिर कुछ और बात? क्योंकि राजनीति बिना कोई भी यात्री राजनीति कोई व्यक्ति कोई यात्रा करता है ना, तो बिना उद्देश्य का यात्रा नहीं करता है, कुछ न कुछ उद्देश्य छुपा ही रहता है। सुशील मोदी से उनके बेहतर रिश्ते थे, लेकिन सुशील मोदी के विदाई की वजह वो रहे या ना रहे, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ हुआ। सुशील मोदी को हाशिए पर पहुंचाने की पूरी कोशिश हुई। बिहार की राजनीति से सुशील मोदी को बाहर करने के लिए सब कुछ किया गया। और कहीं न कहीं एक बड़ी वजह रहा नीतीश और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ने का। और जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है कि जेपी नड्डा को ये जिम्मेवारी दी गई है कि नीतीश किसी भी स्थिति में असहज नहीं रहे, नीतीश की असहजता का हमेशा ख्याल रखें। और नीतीश भी जेपी नड्डा से बातचीत करने में सहज है। और जो पुराने बीजेपी लॉबी हैं, जो पुराने बीजेपीआईट हैं, वो बिहार से जो जुड़े हुए लोग हैं, उसमें एक अश्विनी चौबे से उनका बहुत पुराना रिश्ता था, लेकिन टिकट बचाने में वो कामयाब नहीं रहे। हालांकि वो सीट भी चली गई बीजेपी के हाथों से, और सीधा हमला भी आजकल करते हैं अश्विनी चौबे। लेकिन कहीं न कहीं इस बात का भी इल्म उन्हें है, और मोदी ये बात समझ रहे हैं कि बिहार में बीजेपी में अब वो कोई चेहरा नहीं है जिन चेहरों के सहारे हम तेजस्वी को चुनौती देना तो दूर, नीतीश को भी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। हर जिस चेहरे पर उन्होंने दाव लगाया, शाह ने जिस चेहरे पर दाव लगाया, वो चेहरा नहीं कहते कि जिसका हमने पूछ उठाया वही निकली मादा। तो शाह का बिहार में कमोबेश यही स्थिति रही। नित्यानंद राय पर उन्होंने दाव लगाया, फेल कर गए। वो 2015 में ऐसा झटका लगा कि मोदी को होश होने में कई बरस लग गए। संजय जायसवाल पर दाव लगाए, जायसवाल भी उनको दगा दे दिया। पिछले 2020 के चुनाव में जिस जायसवाल पर आरजेडी ने दाव लगाया वो सारे लोग जीत गए। इसी तरीके से तीसरे अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी को उन्होंने जिम्मेवारी दी। औरंगाबाद हारे, आरा हारे, जो भी सीट हारे वहाँ कुशवाहा एक मेजर फैक्टर रहा। मतलब माइनस सुशील मोदी जिस तरीके का प्रयोग बिहार में शाह या कह सकते हैं कि मोदी के सहमति से की गई, वो सारे दाव फेल हुए। यादवों पर जितना दाव लगाया गया, जितनी टिकटें दी गई 2015 के चुनाव में, सारे के सारे चुनाव में हार गए। 20 में जितने यादवों को टिकट दी गई, भूपेंद्र यादव जी एकदम झोला खोल दिए, फिर भी बुरी तरह से हार गए। तो नित्यानंद राय का जो प्रयोग था वो प्रयोग पूरी तरह से असफल हो गया। और जब संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो आरजेडी ने व्यापारियों को टिकट देना शुरू कर दिया। और जिन जिन व्यापारियों को टिकट आरजेडी ने दिया वो चुनाव जीत गए। तो संजय जायसवाल भी बड़ी मुश्किल से अपने लोकसभा चुनाव जीते इस बार। तो वो भी कहीं न कहीं उन पर जो साख था, दाव लगाया गया, वो दाव पूरी तरह से फेल कर गया। फिर बात आई सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी बेहद आक्रामक कैंपेन भी किया, नीतीश को लेकर भी बेहद आक्रामक रहे। लेकिन
अपने ही जाति की पॉलिटिक्स में वो पूरी इस तरीके से उलझ गए कि उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। अब दिलीप जायसवाल का साख दांव पर है, और जिस तरीके से 2 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हो रहा है, अगर सीटें वो आप नहीं जीत पाए तो फिर कह सकते हैं कि 2025 को लेकर जो तैयारी चल रही है वो बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि अलार्मिंग होगा, ये दोनों रिजल्ट अगर उनके पक्ष में नहीं हुआ तो। और यही वजह है कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री आए, उनके मतलब प्रदेश के तो तमाम नेता वहाँ कैंप कर चुके हैं, तमाम मंत्री जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब इतनी ताकत बीजेपी लगाई है, आप क्या सोच नहीं सकते हैं। हर तरह की ताकत बीजेपी आजमाइश कर रही है, फिर भी बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है दोनों सीट जीतने को लेकर। तो प्रधानमंत्री पर आस लगाए है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री दरभंगा आ रहे हैं और 13 को ही चुनाव है, तो कुछ न कुछ बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा की जा सकती है, कुछ न कुछ बातें कही जा सकती है, उसका कहीं इम्पैक्ट पड़ जाए। क्योंकि तरारी में भी संकट उनके अपने वोट पर ही है, सवर्णों के वोट पर ही की गोलबंदी ठीक से नहीं हो पा रही है, जो बीजेपी का आधार वोट था। इसी तरीके से रामगढ़ में भी सवर्णों की वो गोलबंदी नहीं हो रही है बीजेपी के साथ, जो उसका कोर वोटर था। तो मतलब कोर वोटर ही बीजेपी के लिए संकट का कारण बनता जा रहा है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे सवर्ण हो, जो उस दौर से बीजेपी के साथ है, जिस दौर में बामुश्किल खाता खुलता था कहीं से, सभी तरह के सहयोग के साथ ये लोग खड़े रहते थे। और आज उस आधार वोट के आधार पर कोई दूसरे जाति को टिकट देकर अगर चाहते हैं जिताने को बीजेपी, तो वो नहीं हो रहा है। 2020 का मॉडल देख ही चुके हैं। प्रशांत किशोर फिलहाल जिन 4 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है, 2 जगह तो साफ दिख रहा है। कुशवाहा की पॉलिटिक्स उपेंद्र कुशवाहा तक पहुंच चुके हैं रामगढ़ में, लेकिन कुशवाहा जो है सो अंतिम समय तक जो स्थिति बनी हुई है, वो जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, जो पहले चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं विभिन्न पार्टियों से, बसपा वगैरह सबसे लड़ चुके हैं, उनके साथ गोलबंद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। कुशवाहा पॉलिटिक्स भी अब कुशवाहा के हाथों से निकलता चला जा रहा है। आरजेडी वहाँ एक अलग तरीके की सियासी कह सकते हैं कि बयार ऐसा बहा दी है, वहाँ मुश्किल हो रहा है। कुशवाहा जो लव और कुश नीतीश कुमार का जो आधार वोट था, उस आधार वोट में आरजेडी ने सेंधमारी कर दी है, जिसका प्रभाव आपको वहाँ भी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी कवायद हैं, जो कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी करती हुई दिख रही है बीजेपी की। ऐसे में नड्डा का भेजा जाना संकेत है कि नीतीश से ऐसा रिश्ता रहे जिस रिश्तों के सहारे कहीं से भी गठबंधन में दूर दूर तक कोई तलखी ना दिखे। और नड्डा व्यवहार कुशल भी हैं, मीडिया से भी अपने अंदाज में बात करते हैं, इसलिए वो तलखी की गुंजाइश कम है। प्रदेश अध्यक्ष से लेके जितने तमाम बड़े नेता हैं, और एनडीए के बैठक में जिस तरीके से नीतीश चालीसा इन लोगों ने पढ़ा है, तो उससे तो साफ ही हो गया कि बीजेपी की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करना नहीं चाहती है जिससे नीतीश बाहर का रास्ता देखे। तो ये तो साफ दिख रहा है कि नड्डा बीच में उस सेतु का काम कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे जिससे नीतीश थोड़ा भी असहज हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी जिस स्थिति में इस दौर से बिहार में गुजर रही है, और जो दिख रहा है बीजेपी के अंदर जितनी गुटबाजियां बढ़ गई हैं, बीजेपी के अंदर जिस तरीके से खींचतान हो रहा है, नित्यानंद ग्रुप अलग, संजय जायसवाल ग्रुप अलग, दिलीप जायसवाल ग्रुप अलग, सम्राट चौधरी ग्रुप अलग, मंगल पांडे ग्रुप अलग, मतलब सांसद गिरिराज सिंह का गुट अलग, मतलब स्टेट से लेके विधायक से लेके सांसद तक जितने भी लोग हैं, हर किसी का कुछ न कुछ ग्रुपिज्म चल रहा है। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी के समय में भी कार्यकारिणी गठन में समस्याएं हुई, काफ़ी महीने लग गए। दिलीप जायसवाल के मामले में भी अभी उसी कार्यकारिणी को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं कि बीजेपी के अपना जो आंतरिक राजनीति है, उस राजनीति में जिस तरीके से कार्यकर्ता पूरी तौर पर उदासीन हो चुका है, और साथ ही पार्टी के नेता आपस में जिस तरीके से बट गए हैं, ऐसे में नीतीश से कहीं बड़ी समस्या बीजेपी को खुद को बनाए रखना है।
क्योंकि 2025 के चुनाव में अगर बीजेपी पुराने परफॉर्मेंस को नहीं दोहराया तो फिर सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है।